हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया में स्निग्धा। आज हम पढ़ाई करने वाले हैं मॉडर्न इंडियन लिटरेचर। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा मिडिवल इंडियन लिटरेचर एंड एंशियंट इंडियन लिटरेचर। ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। जिन्होंने नहीं देखा, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। तो मॉडर्न इंडियन लिटरेचर के बारे में आज कम्प्लीटली डिस्कशन करेंगे। ये 2 वीडियो में कंप्लीट होगा। एक वीडियो में हम पढ़ेंगे पर्टिकुलरली हिंदी एंड बंगाली लिटरेचर के बारे में। ठीक है, इसमें थोड़ा ज़्यादा कंटेंट थी, इसी वजह से इसको एक वीडियो में मैंने डाल दिया। बाकी जो ओडिया एंड रीजनल लैंग्वेजेस से बाकी जितने सारे लैंग्वेजेस डेवलपमेंट हुआ, इस टाइम पे इसको और एक वीडियो में हम पढ़ के ख़त्म कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो मॉडर्न इंडियन लिटरेचर हुआ वो लगभग 19th सेंचुरी से लेकर 21st सेंचुरी, ये सेंचुरी के अंदर ही जो लिटरेचर डेवलपमेंट हुआ उसको मॉडर्न इंडियन लिटरेचर बोला जाता है। क्योंकि ये सेव हुआ पर्टिकुलरली कॉलोनियलिज्म, मतलब तभी हमारा ब्रिटिशर की रूल काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी और उनको अपोज करते हुए हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स, नेशनलिस्ट, उन्होंने काफ़ी सारे नेशनलिज्म जो हुए, उन्होंने काफ़ी सारे लिटरेचर लिखा, बहुत सारे डेवलपमेंट हुआ। मास को, हमारे जो समूह है, इतने सारे पब्लिक को जागरूक करने के लिए हमें बहुत सारे लिटरेचर की डेवलपमेंट करनी पड़ी। और रीजनल इन्फ्लुएंसेस, डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस में भी जो लोग हिंदी नहीं जानते थे, इंग्लिश नहीं जानते थे, उर्दू नहीं जानते थे, उनको डेफिनेटली अपने रीजनल लैंग्वेजेस में चीज़ों को लिटरेचर डाल के, लिटरेचर को डेवलपमेंट करके वहाँ पे कुछ बुक्स वगैरह निकाल के लोगों के पास पहुंचाने की ज़रूरत थी। क्योंकि तभी हमारे इंडिया की कंडीशन ऐसी थी कि सब लोग लिटरेट नहीं थे, लोगों के पास पैसा नहीं था पढ़ाई करने के लिए। एजुकेशन सिस्टम एकदम चेंज हो गया था, क्योंकि उससे पहले हमारा गुरुकुल सिस्टम चल रहा था। मिडिवल पीरियड में थोड़े थोड़े स्कूल डेवलप हो रहे थे, वहाँ पे जाकर बच्चे पढ़ाई करते थे। लेकिन जब ब्रिटिशर आ गए तो डिफरेंट स्कूल्स कॉलेजेस निकल गए उनके हिसाब, वेस्टर्न साइड के मतलब वेस्टर्न साइड को फॉलो करते हुए उसी पैटर्न पे हमारे स्कूल कॉलेजेस खोलने लगे। तो वहाँ पे फीस वगैरह भरनी पड़ती थी और लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे, क्योंकि सब हड़प करके ले जा रहे थे ब्रिटिशर्स। तो ये सारी चीज़ों की वजह से रीजनल इन्फ्लुएंसेस, रीजनल लैंग्वेजेस में लिटरेचर निकालना ज़रूरी था, जिसके वजह से ये थोड़ा गंदी हो गई। 1 मिनट रुकिए, मेरा पेन थोड़ा ठीक से काम नहीं कर रहा है। ओके, तो इसके वजह से क्या हो रहा, तो डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट हुआ और डाइवर्स जेंडर के साथ, डाइवर्स स्टाइल के साथ। और यहाँ पे हिंदी की एक नई तरह से इमर्जेंस होती है, हिंदी की एक नई तरह की डेवलपमेंट होती है। बंगाली लैंग्वेज भी काफ़ी फेमस थी तभी, क्योंकि बंगाल में बहुत बड़े बड़े पोइट्स थे, बड़े बड़े राइटर्स थे, जैसे कि रविन्द्रनाथ ठाकुर, जिन्होंने नोबेल प्राइज़ उनको मिला था। उनके बारे में पढ़ेंगे आगे जाकर। तो ये क्या किया, एक आगे हद तक एक जाकर सोशियो पॉलिटिकल चेंजेस बनाने में काफ़ी मदद हुआ और कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियाज डाइवर्स लिटरेरी लैंडस्केप। ठीक है, और इसी वजह से ही मॉडर्न इंडियन लिटरेचर को एक आधुनिक काल भी कहा जाता है। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट हम देखेंगे कि मॉडर्न इंडियन लिटरेचर की बात कैसे होती है। ठीक है, तो हिंदी एमर्ज्ड एज ए मेजर लैंग्वेज इन नॉर्थ इंडिया। हमारे इंडिया के नॉर्दर्न साइड में हिंदी एक मेजर लैंग्वेजेस के हिसाब से इमर्ज किया, और उसके साथ साथ बंगाली भाषा भी उस टाइम पे काफ़ी फेमस हो रहा था। और इसी टाइम पे इंडियन लिटरेचर की रेनेसांस हो रही थी, ड्यू टू द फैक्ट कि ब्रिटिशर हमें रूल कर रहे थे और हमें उनसे इंडिपेंडेंस चाहिए थी। तो हम बहुत ही स्ट्रगल कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे हर तरह से, हर एक स्टेट से, हर एक डिस्ट्रिक्ट से, हर एक विलेजेस से नए नए नेशनलिस्ट उभर कर आ रहे थे, जन्म ले रहे थे। और वो जो राइटर्स थे, जो एजुकेटेड एलाइट मास थे, उन्होंने ट्राई किया कि कुछ लिटरेचर के माध्यम से लोगों के पास स्प्रेड किया जाए, अवेयरनेस स्प्रेड किया जाए, और लोगों के दिमाग में ये बात, नेशनलिज्म के ऊपर एक बात भर दिया जाए, ताकि सब लोग, ये ऐसा नहीं कि मैं अकेला, जो रानी झांसी बाई की तरह हम अकेले जाकर इन ब्रिटिशर के खिलाफ लड़ नहीं सकते। अगर हमें इंडिपेंडेंस चाहिए तो मासली हमें इंडिया के हर एक पॉपुलेशन को एक साथ यूनाइट होकर हमें लड़ना होगा। तो इसी वजह से सबके दिल में नेशनलिज्म को भरना, नेशनलिज्म को सबके दिल में उभरना बहुत ज़रूरी है। तो इसी वजह से वो लिटरेचर की माध्यम ढूंढ लिए। और यहाँ पे और एक बात होती है कि इंग्लिश मैन एक होते हैं जिनका नाम है विलियम कैरे। 1761 से लेकर 1834 तक उन्होंने, उनके टाइम पे जब वो इंडिया पे थे, बंगाल में सेरामपुर में
ठीक है, अंडर द पैटर्नेज ऑफ इंग्लिश मैन उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस खुलवाई और जिसके वजह से एडवांटेज हो गया इस प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से हम जो राइटर्स थे, जो नेशनलिज्म थे, जो इलाइट एजुकेटेड इलाइट मैस थे, उन्होंने अपने बात को जन समूह के माध्यम में लोगों के पास पहुंचाने की उनकी जो कोशिश थी वो फुलफिल हो गई। तो जिसके वजह से डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस में भी न्यूज़ स्प्रेड होती गई, लोगों के दिल में ये सारी चीज़ें आती गई कि एक्चुअली क्या चल रहा है, ब्रिटिशर क्या कर रहे हैं, हमें क्यों इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें क्यों अपने दम पर अपने कंट्री को चलाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे रिवोल्यूशनाइज्ड होती गई, लिटरेचर की रिवोल्यूशनाइज्ड होती गई। ठीक है, तो इसके माध्यम से हमारे डिफरेंट प्रिंटिंग प्रेस खुला, डिफरेंट मतलब बुक प्रेस होना शुरू हो गया। तो ये सारी चीज़ों का धीरे धीरे इसी तरह से मॉडर्न इंडियन लिटरेचर स्टार्ट होना शुरू हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि मॉडर्न इंडियन लिटरेचर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी। तो पहले तो ये एक आधुनिक काल साहित्य थी, पहली पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे हमारे मॉडर्न इंडियन लिटरेचर एक रिप्रेजेंट करता है वास्ट एंड डाइवर्स लिटरेरी लैंडस्केप। तो इसी वजह से एक ट्रांसेंड्स लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बाउंड्रीज क्रिएट करता है, जिसकी वजह से एक आधुनिक काल साहित्य बोला जाता है। और ये सेकेंड पॉइंट ये होता है कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी क्रिएट कर लिया इस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक लैंग्वेज की, जैसे हम संस्कृत हो गया या फिर पर्शियन हो गया, उर्दू हो गया, एक एक लिटरेचर डेवलप हो रही थी। इस टाइम पे काफ़ी सारे लिटरेचर डेवलप हुआ, जैसे कि हिंदी, बंगाली, उड़िया, आसामीज़, राजस्थानी, गुजराती, ऐसे मराठी, ऐसे बहुत सारे और छोटे छोटे वर्नाकुलर लैंग्वेजेस के भी डेवलपमेंट हो गई। तो इसी वजह से लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इस टाइम पे काफ़ी सारे देखने को मिलता है। थर्ड पॉइंट है कॉलोनियल इन्फ्लुएंस, इसमें काफ़ी सारा था, क्योंकि इसमें जो वेस्टर्न साइड से आ गए हमारे ब्रिटिशर्स, जिसके वजह से वेस्टर्न कल्चर का भी हमारे लिटरेचर में घुसना शुरू हो गया, जिसके जो कि ईस्टर्न कंपनी ने लेकर आए थे। और जिसके वजह से इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश इन एजुकेशन में इंग्लिश एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया, एडमिनिस्ट्रेशन में भी इंग्लिश बन गया एंड इंटीग्रेटेड इनटू इलाइट सोसाइटी। इस टाइम में और एक चीज़ हुआ जिसके बारे में हम जानेंगे, जिसका नाम है देरोजियन मूवमेंट, जो ईयरली 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। ये देरोजियन मूवमेंट, जो कि यंग बंगाल मूवमेंट के हिसाब से इसको भी जाना जाता है, ये हिंदू कॉलेज में कोलकाता में स्टार्ट हुआ। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, जो इसको बोलते हैं एक इंटेलेक्चुअल एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। क्योंकि इस टाइम पे क्या हो रहा था, जो हमारे ओल्ड ट्रेडिशंस थे, ओल्ड कस्टम थे, सोशल नॉर्म्स थे, जिसके वजह से हमारे बहुत सारे ऐसे ख्याल थे जो जिससे मतलब जिसके बयान जाना बहुत ज़रूरी था इस टाइम पे, अगर हमें इंडिपेंडेंस चाहिए होता है ब्रिटिशर से। ठीक है, और जिसके वजह से मधुसूदन भट्टाचार्य, ऐसे इस तरह के कुछ ऑथर्स हो गए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये सारे जो ऑथर्स थे, उन्होंने लीड करके इस मूवमेंट को हमारे सोशल में, हमारे सोसाइटी में जो भी ट्रेडिशनल इंडियन सोशल कल्चर थे, रिलीजियस नॉर्म्स थे, और इसके वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी हमारे फ्रीडम फाइटर्स के लिए, हमारे फ्रीडम पाने के लिए जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, लोगों ने साथ नहीं दे रहे थे, और इसके वजह से इसी मूवमेंट की स्टार्ट हो गई। और यहाँ पे वुमेन एजुकेशन के लिए इनकरेजमेंट किया गया, स्वर उठना शुरू हो गया, और वुमेन राइट एंड एजुकेशन के ऊपर काम होना शुरू हो गया, और नेशनलिज्म के ऊपर, रेशनलिज्म के ऊपर, ह्यूमनिज्म के ऊपर, और ये सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ा थोड़ा बात होना शुरू हो गया इस मूवमेंट के माध्यम से। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न इंडियन लिटरेचर, इवोल्यूशन कैसे होती है। ओवर द टाइम लिटरेचर इवॉल्व टुवर्ड्स ए रिवोल्यूशनरी माइंडसेट। धीरे धीरे लिटरेचर एक वक्त पे एक शेप ले लेती है रिवोल्यूशनरी माइंडसेट को लेकर, क्योंकि सब यही कोशिश में लगे रहते थे 19th सेंचुरी में, अर्ली 19th सेंचुरी में, कि हमें कैसे जल्द से जल्द फ्रीडम मिल जाए, इंडिपेंडेंस मिल जाए। जैसे कि रविंद्रनाथ टागोर हो गए, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हो गए, मुनीष प्रेमचंद हो गए, ये सारे लोगों की कंट्रीब्यूशन काफ़ी हद तक हमें सिग्निफाई करती है कि मॉडर्न इंडियन लिटरेचर में इवोल्यूशन होने में उनकी कितना अहम हिस्सा है। रिसेंट ईयर्स में ग्लोबलाइजेशन हैज इन्फ्लुएंस्ड देम influenced themes in the work of contemporary authors like Chetan Bhagat and Arundhati Roy, reflecting the societal changes stemming from India's colonial past। ठीक है, तो आज हम दो ही लिटरेचर के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसके थोड़ा मेजर हिस्से हैं।
बंगाली एंड हिंदी, ये दोनों के लिटरेचर हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी सारे जितने रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बंगाली लैंग्वेज क्या हुआ, डेवलप हुआ एलॉन्गसाइड हिंदी एंड उर्दू। हिंदी भी चल रही थी और उर्दू जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, इस्लाम कम्युनिटी के लोग थे, वो उर्दू को काफ़ी हद तक यूज़ किया करते थे। तो ये दोनों के साथ साथ ये जो इंग्लिश विलियम कारे, जिनके बारे में हम पहले स्लाइड में पढ़े, जिन्होंने एस्टैब्लिश किया बापिस्ट मिशन प्रेस एट सेरामपुर इन बंगाल इन 1800, इस प्रेस के माध्यम से धीरे धीरे बंगाल लिटरेचर की डेवलपमेंट होना शुरू हो गया, नींव पड़ गया बंगाल लिटरेचर का डेवलपमेंट होना। विलियम कारे, उन्होंने रोट किया था एक बंगाली ग्रामर बुक एंड इंग्लिश बंगाली डिक्शनरी। ठीक है, ये दोनों बुक बहुत ही बेनिफिशियल रहे, बहुत ही लोगों को पढ़ाई करने में, लोगों को समझने में काफ़ी मददगार हुआ, क्योंकि लोगों को बहुत सारी तभी इंग्लिश वर्डिंग समझ में नहीं आ रही थी। और जब ट्रांसलेटर डिक्शनरी आ गया और एक ग्रामर बुक आ गया, तो इसके बाद लोग धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दिए। तो ईच प्रेस इंस्पायर्ड मेनी वेल्दी बेंगलीज टू ओपन देयर ओन प्रेस एंड डिसेमिनेट लिटरेचर इन बंगाली। तो इस चीज़ के वजह से धीरे धीरे लोग पढ़ना शुरू कर दिए, लोग समझना शुरू कर दिए कि इंग्लिश लिटरेचर को कैसे हम ट्रांसलेट कर पाए, इंग्लिश ग्रामर को कैसे हम ट्रांसलेट करके हमारे बंगाली में लिख पाए। तो तभी इंग्लिश माने वेस्टर्न साइड में भी, वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट में भी चल रहा था, रेनेसांस रिवॉल्यूशन चल रहे थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपने पढ़े होंगे जब। तो वहाँ से भी बहुत सारे ऐसे थियोलॉजिस्ट थे, सोशियोलॉजिस्ट थे और बहुत सारे ऐसे फिलोसॉफिकल बुक्स थे, लिटरेचर थे, जो कि बहुत स्प्रेड हो रहे थे। और उसके जो थिंकिंग, उसकी फिलोसॉफी धीरे धीरे हमारे इंडियन फिलोसोफर को भी कहीं ना कहीं इंस्पायर कर रही थी। तो ये जो ग्रामर बुक आ गई, इसके वजह से उनकी लिटरेचर को समझना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो गया, और उनकी थियोलॉजी, उनकी फिलोसॉफी को हम अपने वे में यूज़ करके फ्रीडम स्ट्रगल में उसको यूटिलाइज कर पाए। ठीक है, द लिटरेरी मूवमेंट वॉज लेड बाय विजनरीज लाइक राजा राम मोहन राय। हिज कंटेम्प्रेरी राइटर्स थे उनके टाइम पे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अक्षय कुमार दत्त, ये सारे जो लोग थे, उन्होंने धीरे धीरे इस चीज़ को फ़ायदा उठाते हुए इस मूवमेंट को एक अलग लेवल पे ले गए। ठीक है, तो इसी वक्त पे हमारे एक महान नेता की डेवलपमेंट होती है, मतलब उद्भावना होती है, जिनका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। और इसी टाइम पे वो उनको मिलती है एक नोबेल प्राइज़ उनकी लिटरेचर की वजह से, और इनको बोला जाता है द बेकन ऑफ बंगाली लिटरेचर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर एक फर्स्ट इंडियन थे जिनको नोबेल लिटरेचर मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में। और वो रिमेन्स ए बेकन इन बंगाल लिटरेचर विथ हिज मास्टरपीस गीतांजलि। जिस चीज़ के वजह से, जिस लिटरेचर के वजह से उनको नोबेल प्राइज़ मिला, वो था गीतांजलि। उनके जो बेटे थे जिनका नाम था देवेंद्र नाथ टैगोर, उन्होंने ब्राह्मण समाजों के लीडर थे। ठीक है, और सत्यजीत राय जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री है, उनकी जो फिल्म है तीन कन्या, चारुलता, गरे बैर, और ये जो फिल्म बनाई गई थी वो रविन्द्रनाथ टैगोर के वार की थी, उनके लिटरेचर की कुछ बुक्स जो थे, उन बुक्स के बेसिस पे, उन बुक्स में लाए गए ये फिल्म में बहुत सारी चीज़ें दिखाया गया है। और रविन्द्रनाथ टैगोर के और एक चीज़ था जो कि है, उनकी एक पद्य थी अमर सोनार बंगला, जो कि नेशनल एंथम माना जाता है बांग्लादेश की। तभी तभी जो था बांग्लादेश, वो तो इंडिया के अंदर ही था ना, इंडिया तभी पार्टीशन नहीं हुआ था बिफोर हमारे इंडिपेंडेंस। तो उनके जो राइटिंग था अमर सोनार बांग्ला, तो उसको बांग्लादेश ने नेशनल एंथम के हिसाब से उसको मान लिया। एग्नेस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में जो पार्टीशन हुआ, तभी उसको उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर के और कुछ लिटरेरी कंट्रीब्यूशन थे, जिनका नाम है कुछ पोएम्स में उनकी काव्य जो होता है, कविता, उनमें जाता है मनसी, फिर जिसको द आइडल वन बोला जाता है, सोनार तारी, द गोल्डन बोट, इंग्लिश में जिसका अनुवाद हुआ है भी, गीतांजलि 1910 में उन्होंने लिखे थे, जिनका नाम है संग ऑफरिंग्स, मतलब ऑफरिंग्स किया जाता है सॉन्ग के माध्यम के भगवान को। गीतिमाल्या, ये भी है, वर्थ ऑफ सॉन्ग्स, बालका, द फ्लाइट ऑफ क्रेन्स। तो ये सारी चीज़ें का पोइम्स उन्होंने लिखा था, जो कि बहुत फेमस हुआ करते थे। इस नोवेल में जो स्टोरीज में है, राजा, द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर उन्होंने लिखा था,
डाकघर, द पोस्ट ऑफिस, देन अछल्यायतना, द इमोवेबल, देन मुक्तधारा, द वाटरफॉल, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है द मुक्तधारा, रक्ताकरवी, जिसका ना इंग्लिश ट्रांसलेशन है रेड ओलियंडर्स। ये सारे बहुत फेमस नॉवेल्स हैं उनकी। उनकी प्लेस में जो प्ले वगैरह हुआ है उनमें गोरा है, घरे बेर है, द होम एंड द वर्ल्ड, ठीक है, योगा योग, ठीक है, ये सारी चीज़ें उनकी प्लेस है। उनकी मेमोरीज में ऑटोबायोग्राफी में एक लिखा गया था जिसका नाम है जीवन स्मृति, 1912 में उन्होंने लिखा था, और एक छेला बेला 1940 में लिखा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में मैंने कुछ बंगाली राइटर्स एंड देयर वर्क के बारे में कलेक्शन करके लिखा हुआ है। आप चाहे तो इसको पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो। नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाकर टेलीग्राम चैनल की लिंक आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पे जो भी मैं यहाँ पढ़ाती हूँ उसकी पीडीएफ वहाँ पे मैं डाल देती हूँ, आप वहाँ पे जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो राइटर जो है माइचेल मधुसूदन दत्त, ठीक है, उनकी वर्क है मेघन बाध काव्य। उन्होंने एमंग द फास्ट राइटर्स ऑफ मॉडर्न बंगाली के हिसाब से उनको फास्ट राइटर के हिसाब से माना जाता है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है, उन्होंने लिखा था दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ, ये सारी चीज़ों का लिखा हुआ था। वंदे मातरम भी उनकी कंट्रीब्यूशन है, उनकी वर्क से लिया गया है। कंसिडर्ड एमंग द फर्स्ट नेशनलिस्ट लिटरेचर मूवमेंट, ठीक है। फिर शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, उन्होंने परिणीता लिखा था, देवदास लिखा था जिनके ऊपर मूवी वगैरह हुआ है, पत्थर दाबी, ये भी सारी चीज़ें उन्होंने लिखा हुआ था। रोट ऑन द प्लाइट ऑफ वोमेन एंड क्वेश्चन द वैल्यूज ऑफ मिडिल क्लास, उन्होंने अपने राइटिंग के माध्यम से जो सोशली नॉर्म था कि वोमेन की क्या सोसाइटी में स्टाटस रह गई है, किस तरह से वुमेन ट्रीट होना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने लिखा था। फिर मिडिल क्लास की क्या वैल्यू है दुनिया में, सोसाइटी में, उसके ऊपर भी उन्होंने क्वेश्चन किया था। फिर ताराशंकर बंदोपाध्याय, उन्होंने लिखा था धात्री देवता, ठीक है, और गण देवता एंड पंचग्राम, ये बारे में उन्होंने लिखा था। डिपिक्टेड विलेज लाइफ के बारे में उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें डिपिक्ट किया है। एंड इट्स डिसइंटीग्रेशन इन हिज वर्क्स, कैसे विलेज लाइफ डिसइंटीग्रेट हो रही है ड्यू टू द मतलब जो ब्रिटिशर आकर यहाँ पे सब कुछ छीन बीन कर रहे हैं, डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं, कैसे ये सब हो रहा है, इसके बारे में लिखा हुआ था। विभूति भूषण बंदोपाध्याय, उन्होंने पत्थर पंचली एंड अपराजिता, इसके बारे में, मतलब ये दोनों उनका वर्क है। काजी नजरुल इस्लाम, उन्होंने गजल बहुत सारे लिखे हुए हैं, उनको नेशनल पोएट ऑफ बांग्लादेश माना जाता है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख सकते हैं आप। काजी नजर इस्लाम। जेसी बोस, इनके बारे में भी आपको पता होगा, जिन्होंने फाउंडेशन ऑफ साइंस फिक्शन इन बंगाली, ठीक है, इसको भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बंगाली के बाद हिंदी लिटरेचर की कैसे डेवलपमेंट हो रहा था, इवोल्यूशन कैसे हो रहा था इस पीरियड में, ठीक है। हिंदी फ्रोज अंडरवेंट सिग्निफिकेंट चेंजेस विद द अराइवल ऑफ ब्रिटिश। हिंदी लगभग काफ़ी डेवलप हुआ आफ्टर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश, ठीक है। तो उससे पहले रीतिकल चल रहा था। रीतिकल का मतलब क्या है, देखिए, जब आधुनिक टाइम हुआ 19th सेंचुरी से, अर्ली 19th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ हिंदी लिटरेचर, उसको या फिर जो भी लिटरेचर डेवलपमेंट हुआ उसको कहा गया आधुनिक काल। लेकिन उससे पहले एक ट्रांजिशन पीरियड चल रहा था, जो मिडेवल पीरियड से लेकर मॉडर्न पीरियड तक, उस टाइम को बोला गया रीतिकल। रीतिकल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इट कम्स आफ्टर भक्तिकल। जो मिडेवल लिटरेचर चल रहा था, भक्तिकल, भक्ति मोमेंट, सूफी मोमेंट, सब भक्ति के तरफ सब अग्रसर हो रहे थे। उसी टाइम से लेकर आधुनिक पीरियड तक ब्रिटिशर्स जब आ गए, उस टाइम पे एक ट्रांजिशन पीरियड चला जिसको रीतिकल बोला गया, ठीक है। और रीतिकल ऑफ हिंदी लिटरेचर पर्टिकुलरली बोला जाता है 17th सेंचुरी से 19th सेंचुरी तक जो टाइम पीरियड था, उसी टाइम पीरियड को बोला गया रीतिकल, ठीक है। और इसी टाइम पे संस्कृत की जो लिटरेचर ट्रेडिशन थी वो भी चली आ रही थी कहीं ना कहीं, ऑन सेवरल एस्पेक्ट, जैसे कि रास, अलंकार, नयना, नायक नायिका, भेदा, तो ये सारे डिफरेंट चीज़ें थे जिस टाइम पे ये सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए संस्कृत ट्रेडिशन को यूज़ किया जाता था। संस्कृत काफ़ी हद तक यूज होती थी उसी टाइम पे।
और जो पोएट्स जो लिख रहे थे, काव्य लिख रहे थे या फिर जो भी कविता लिख रहे थे, उस तरह के जो राइटर्स थे, जो उस संस्कृत ट्रेडिशन को लेकर चल रहे थे, उनको बोला जाता था रीतिबद्ध। एंड जो जो ये सारे चीज़ों को यूज़ नहीं किया करते, संस्कृत को यूज़ नहीं किया करते थे, उनको बोला जाता था रीति मुक्त। लेकिन तब तक जो ट्रांजिशन रीतिकाल के पीरियड में काफ़ी सारे ऐसे पोएट हुआ करते थे जो कि संस्कृत को यूज़ करके उनके भाषा में, उनके कविता में संस्कृत की थोड़ी-थोड़ी चीज़ें रहा करती थी, जिनको बोला जाता था रीतिबद्ध, ठीक है? जिन्होंने ये सब यूज़ नहीं करते उनको रीति मुक्त कहा जाता था। और इसी ड्यूरिंग दिस टाइम ब्रज भाषा को बोला जाता था, मतलब पोएट्री में जो भी पोएट्री यूज़ होता था वहाँ पे ब्रज भाषा एक प्रिडोमिनेंटली यूज़ हुआ करता था, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो अर्ली 19th सेंचुरी पीरियड में आ गया हमारा आधुनिक काल, उसी टाइम पीरियड में खारी बोली एक भाषा आ गई जो कि रिप्लेस कर दिया गया ब्रज भाषा को, ठीक है। ब्रज भाषा के रिप्लेसिंग हम यूज़ करने लगे खारी बोली लैंग्वेज को, ठीक है। इसको थोड़ा याद रखिएगा आप। तो हमारा जो मॉडर्न इंडियन लिटरेचर था उसका 4 पीरियड था, ठीक है। 4 पीरियड में उसको डिवाइड किया गया है। पहला है भारतेंदु युग, जिसको रेनेसांस भी बोला जाता है। ये चला लगभग 1868 से लेकर 1893 तक, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र थे जो मेजर इम्पैक्ट डाले इस पीरियड में, जो जिनका टाइम पीरियड था 1849 से लेकर 1882 तक। उनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उन्होंने एक मॉडर्न आउटलुक दिया था हिंदी लिटरेचर को, इसी वजह से इनको बोला गया था फादर ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। उनकी जो फेमस ड्रामा थी जिनका नाम था अंधेर नगरी, जिसका इंग्लिश फॉर्म है सिटी ऑफ डार्कनेस, ये एक नोटेबल प्ले हुआ करता था 1850s में। अनदर नोटेबल वर्क था उनके पीरियड में भारत दुर्दशा। भारत की जो टाइमिंग चल रही थी, ब्रिटिशर जिस तरह से टॉर्चर कर रहे थे हमें, जिस तरह से हमें मोलेस्ट कर रहे थे और जो भी चल रहा था, वो सारी चीज़ें उनके वर्क में, उनके लिटरेचर में उन्होंने दर्शाया था। उनके पीरियड में अदर राइटर्स थे, नोटेबल राइटर्स, जिनका नाम है राधा कृष्ण दास, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी एंड सुधाकर द्विवेदी। ये सब उनके टाइम पीरियड पे से बिलोंग करते हैं। फिर सेकेंड पीरियड स्टार्ट हो गया जिसको बोला जाता है द्विवेदी युग। ये पीरियड लगभग स्टार्ट हुआ 1893 से लेकर और ख़त्म हुआ 1918 पे, ठीक है। और इसमें काफ़ी जो प्रोमिनेंट जिसके नाम पे ये युग हुआ है, जिनका नाम था महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म हुआ था 1868 में और 1938 में ख़त्म हुआ। द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न हिंदी प्रोज, देखिए हिंदी प्रोज की, हिंदी जो लिटरेचर की आउटलुक को मतलब मॉडर्न तरीके से बनाया भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। लेकिन उसको जो आर्किटेक्ट किया, मतलब आप घर तो बनवा लिए, फेमस फाउंडेशन तो कर लिए, उसके अंदर घर को सुंदर बनाने के लिए हमें डिफरेंट तरह के आर्किटेक्चर की ज़रूरत है, हमें इंटीरियर की ज़रूरत है। तो वो आर्किटेक्ट प्रोवाइड किए महावीर प्रसाद द्विवेदी। उन्होंने लिखा था भारत दुर्दशा, उन्होंने वो भी लिखा था। द्विवेदी युग इज नोन फॉर पोर्ट्रायल ऑफ वेरियस सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन हिंदी लिटरेचर। उस भारत दुर्दशा में उन्होंने उसी वक्त पे जो चल रहा था हमारा सोसाइटी में, जैसे कि सोशियली क्या प्रॉब्लम चल रहा था, पॉलिटिकली क्या चल रहा था, जो लोगों के पास चीज़ें पहुंचनी चाहिए थी, इकोनॉमिकली हम कैसे स्ट्रांग थे, वीक थे, जो भी थे, उस चीज़ के बारे में उस बुक में सब कुछ मेंशन था। उसके पीरियड में जो नोटेबल राइटर्स थे उनका नाम था नाथुराम शर्मा शंकर, अयोध्या सिन्हा उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी। ये सब बहुत नोटेबल राइटर्स थे। मैथिली शरण गुप्त जिन्होंने रिवाइव्ड किया था एपिक ट्रेडिशन विथ हिज लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स, सच एज उनके जो पोएम थे जयद्रथ भट्ट, पंचवटी, इसके ऊपर भी उन्होंने बनाया था, सकेत और यशोधारा, ये सारे पोएम उन्होंने लिखा हुआ था। उन्होंने ऑल्सो ट्रांसलेट किया था मधुसूदन दत्त की जो मेघनाद बद्ध काव्य, मेघनाद बद्ध, जो मेघनाद की बद्ध हुई थी रामायण में, उसको हिंदी में उन्होंने काव्य को ट्रांसलेट किया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आ गए छायावाद, ठीक है। सादोइज्म काल बोला जाता है। ये लगभग चला 1918 से लेकर 1937 तक, ठीक है। रोमांटिक अपसर्ज इन पोएट्री, पोएट्री में, काव्य में हमारी रोमांटिक अपसर्ज स्टार्ट हो गया। जो रोमांस वगैरह हम फिल्म में देखते हैं, जो भी बहुत सारी चीज़ें इसी पीरियड में स्टार्ट हुआ।
in which emphasis was laid on aesthetic and romantic subject matter instead of the formalism and didacticism। ठीक है। इम्पोर्टेंट पोएट्स जो थे इस टाइम पे इंक्लूड माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, फिर सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा जो कि एक फीमेल राइटर थी जिनको अवार्ड किया गया था पद्म विभूषण में। ठीक है। एंड सुभद्रा कुमारी चौहान, ये दो फीमेल राइटर भी इसी वक्त इसी पीरियड में इंक्लूड हुए थे, प्रोमिनेंट राइटर थे। फिर लास्ट जो पीरियड है उसको आधुनिक काल बोला जाता है, कंटेम्प्रेरी पीरियड, जो कि 1937 से लेकर अभी तक चली आ रही है। ये द डिक्लाइन ऑफ द छायाबद्ध मोमेंट्स और द इमर्जेंस ऑफ सेवरल डिफरेंट स्टाइल इन हिंदी पोएट्री। देखिए ये तो स्टार्ट हुआ हमारा फ्रीडम स्ट्रगल से, मतलब हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे भी ये वन टाइप ऑफ, एंड हिंदी लिटरेचर को सेव किया इन्होंने, उसको ऑर्नामेंट किया और इस टाइम पे हिंदी लिटरेचर काफ़ी डेवलप हुआ। और धीरे धीरे जो थर्ड पीरियड आई यहाँ पे रोमांटिक वगैरह और धीरे धीरे ये सारी चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ। और जब 37 के बाद धीरे धीरे जो डिक्लाइन हो गया छायावाद पीरियड, उसके बाद हिंदी पोएट्री में डिफरेंट स्टाइल्स इंक्लूड हो गए, जैसे प्रगतिवाद एक प्रोग्रेसिव पोएट्री था, फिर हरिदावाद जो कि एक पैशन ऑफ पोएट्री था, फिर प्रयोगवाद जिसमें डिफरेंट पोएट्री का एक्सपेरिमेंट्स होता है, ये सारी चीज़ों का डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। ठीक है। तो हमने पिछले स्लाइड में जो पढ़ा, लास्ट पीरियड में हमारा आधुनिक काल में तीन तरह की जो पीरियड स्टार्ट हुआ उनको भी तीन तरह से, लास्ट पीरियड को तीन तरह से डिवाइड किया गया। वहाँ पे एक प्रगतिवादी स्टार्ट हो गई जो प्रोग्रेसिव पोएट्री थे, पोएट्री के डिफरेंट फॉर्म में उन्होंने पोएट्री लिखना शुरू किया। उनके इम्पोर्टेंट पोएट्स थे एमॉन्ग प्रगतिवादी जो थे भगवती चरण वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर और नरेंद्र शर्मा, ये सारे प्रगतिवादी इसमें जाते हैं। फिर हरिदावाद जो थोड़े डिफरेंट काइंड ऑफ जिनको पोएट्री बनाने में थोड़ी पैशन हुआ करती थी, उन तरह के राइटर्स में आते हैं। हरिदयाद वाज हरिवंश राय बच्चन हु रोट मधुशाला, ठीक है, एंड मधुबाला एंड मधु कलश, ये सारी चीज़ें आते हैं। फिर प्रयोगवाद जो एक्सपेरिमेंट करते थे पोएट्री के ऊपर, द एक्सपेरिमेंटल मूवमेंट और प्रयोगवाद वाज कॉल्ड लेटर द नए कविता, नई जो तरह की कविता स्टार्ट हुई ये इसी टाइम पीरियड में हुआ। इम्पोर्टेंट पोएट्स इस टाइम पे थे एस.एच. भी भत्सैन, आगेय, शिवमंगल सिंह जिन्होंने सुमन लिखा था, गिरिजा कुमार मथुर एंड धर्मवीर भारती, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हुआ। फिर हिंदी प्रोज की कैसे डेवलपमेंट हुई, हमने तो पढ़ा हिंदी पोएट्री, हिंदी काव्य, हिंदी प्रोज जो नोवेल के फॉर्म में, स्टोरी के फॉर्म में, उसकी डेवलपमेंट कैसे हुई। ईयरली फेज 1868 से लेकर 1980 तक, जिसको बोला जाता है भरतेंदु युग, भरतेंदु द्विवेदी, उन्होंने इंक्लूड्स द प्रोज लिटरेचर ऑफ द भरतेंदु द्विवेदी। ठीक है, इस पीरियड में भरतेंदु द्विवेदी काफ़ी सारे प्रोज लिटरेचर लिखते हैं। इस फेज को बोला जाता है डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा, नोवेल, ऐसे, शॉर्ट स्टोरी एक्सेट्रा। फेज ऑफ ग्रोथ एक स्टार्ट हुआ 1918 के बाद, ये चला लगभग 1937 तक। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय प्रेमचंद। ठीक है, प्रेमचंद काफ़ी सारा प्रोज स्टोरी फॉर्मेट में, नोवेल फॉर्मेट में काफ़ी सारी चीज़ें ग्रोथ फेज में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। उनके वर्क बहुत जो फेमस वर्क है उनमें जाता है गोदन एंड बड़े भैया। ठीक है, उस टाइम पे अलग तरह के जो अलग राइटर्स थे उनके नाम है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, ठीक है, मनीष प्रेमचंद वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल एमंग द फिक्शन राइटर्स। ये फिक्शन राइटर्स में ज़्यादातर इंक्लूडेड, मतलब कंट्रीब्यूट किए हैं अभी तक। और प्रेजेंट फेज 1938 से ऑनवर्ड्स, मतलब अभी तक जो चल रहा है उसको प्रेजेंट फेज बोला जा रहा है। इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूटर है उनका नाम है एस.एच. अगेय, धर्मवीर भारती, रही मसूम राजा, ये सब जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने मुनीष प्रेमचंद जो ऑथर थे उनके बारे में थोड़ा बहुत कुछ लिखा हुआ है, डाला हुआ है। तो उनको बोला जाता है उपन्यास सम्राट, क्योंकि उन्होंने नोवेल में काफ़ी सारी चीज़ें को कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है हमारे इंडिया को। उनके टाइम पे हिंदी लिटरेचर का कुछ अलग तरह की एक रिवोल्यूशनाइज्ड बनी। अब उन्होंने रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल दिया हमारा इंडियन सोसाइटी का, उस टाइम पे जो जिस तरह की इंडियन सोसाइटी चल रही थी उसके उन्होंने एक रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल बनाया।
उनके वर्क में जाता है गोदन, बड़े भैया, ये सारे डिपिक्ट करते हैं स्ट्रगल ऑफ ऑर्डिनरी पीपल स्पेशली इन रूरल इंडिया। रूरल इंडिया में किस तरह से लोग स्ट्रगल करते हैं उसके बारे में इसमें बहुत अच्छी तरह से डिपिक्ट किया गया है। प्रेमचंद की स्टोरी ऑफन हाईलाइट किया जाता है सोशल इशू के लिए, सच एज पॉवर्टी, जमींदारी, एक्सप्लॉयटेशन, डेप्ट, लोग डेप्ट में कैसे रहते हैं, चाइल्ड विडोज मतलब छोटे छोटे बच्चों को जो विवाह कर लेते हैं उसका, और प्रोस्टिट्यूशन को लेकर भी उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें हाईलाइट किया हुआ था। उनकी कैरेक्टर वर ड्रॉन फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी गिविंग वॉइस टू द मार्जिनलाइज्ड एंड ऑप्रेस्ड। जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन थे और ऑप्रेस्ड सेक्शन थे उन्हें उनके मतलब ये एक अलग तरह की उनको खींचा हुआ थी, मतलब उस तरह के जो लोग थे उन पे ये ज़्यादा फेमस हुआ करती थी उनकी राइटिंग्स। प्रेमचंद रियलिस्टिक पोर्ट्रेट ऑफ रूरल इंडिया ब्रॉट अटेंशन टू सोशल इनइक्वालिटीज। ठीक है, फिर हम देखेंगे हमारा जो लास्ट स्लाइड है उसमें हम थोड़ा नेशनल लैंग्वेज हिंदी, एक नेशनल लैंग्वेज की जो मूवमेंट चल रही थी उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। स्वामी दयानंद लेड द मूवमेंट टू एस्टेब्लिश हिंदी एज ए नेशनल लैंग्वेज। जो ये मूवमेंट चल रही थी उसमें लेड किया था उस मूवमेंट को स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, उनके नेतृत्व में ये चला कि हिंदी को एक नेशनल लैंग्वेज जिसकी मान्यता मिलनी चाहिए, फोस्टरिंग जो कि एक नेशनल यूनिटी को भी कैरी फॉरवर्ड करेगी। सत्यार्थ प्रकाश इन गुजराती में इज वन ऑफ हिज मोस्ट रिनाउंड वर्क, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के नाम पे एक गुजराती लिटरेचर, गुजराती बुक उन्होंने पब्लिश की जिनमें ये सारी चीज़ों का चीज़ें लिखा हुआ करता था। द मूवमेंट टू एस्टेब्लिश हिंदी एज ए नेशनल लैंग्वेज वॉज पार्ट ऑफ द बॉर्डर नेशनलिस्ट मूवमेंट दैट साउट टू क्रिएट ए यूनिफाइड इंडियन आइडेंटिटी। मतलब अगर आप इंडियन को जानोगे तो उनके लैंग्वेज के हिसाब से जानोगे, जैसे आप ब्रिटिशर को जानते हो इंग्लिश स्पीकिंग के हिसाब से, उनकी लैंग्वेज उनकी लिटरेचर है इंग्लिश, उसी हिसाब से अगर हमारे इंडियन इतना वास्ट कंट्री है उसमें इतने डाइवर्स सोसाइटी पीपुल रहते हैं, इतना डाइवर्स सोसाइटी है, डाइवर्स लैंग्वेज है, तो एक ही लैंग्वेज को हमें नेशनल लैंग्वेजेस की मान्यता तो देनी पड़ेगी नहीं। अगर कोई बाहर की इंसान, बाहर वर्ल्ड की, बाहर कंट्री के कोई लोग अगर मानेंगे इंडियन, तो इंडियन में नेशनल लैंग्वेजेस किसको माना जाएगा? अगर कोई भी लैंग्वेज को हम नेशनल लैंग्वेज के हिसाब से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो इसी वजह से इंडियन आइडेंटिटी को यूनिफाई करने के लिए नेशनल मूवमेंट शुरू किया गया। बाय प्रमोटिंग हिंदी, लीडर्स लाइक स्वामी दयानंद एम टू काउंटर द कॉलोनियल इन्फ्लुएंस एंड क्रिएट ए सेंस ऑफ कल्चरल प्राइड एमंग इंडियंस। तो इसी हिसाब से उन्होंने हमारे इंडियंस की कल्चरल प्राइड को मेंटेन बजाय रखने के लिए, कॉलोनियल इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए, तो उन्होंने इसको एम रखा कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए। This movement contributed significantly to the development of Hindi literature, encouraging more writers to adopt the language and explore diverse themes that resonate with the Indian masses। तो इसी वजह से धीरे धीरे इसी मूवमेंट के बाद क्या हुआ, इंडियन हिंदी जो लिटरेचर था उसका काफ़ी सारा डेवलपमेंट हुआ और बहुत सारे राइटर्स इन्फ्लुएंस हुए, इनकरेज हुए इस लैंग्वेजेस को लेकर आगे बढ़ने के लिए, और इसमें नई नई चीज़ों की डाइवर्स को एक्सप्लोर करने के लिए उनके अंदर में एनकरेजमेंट बढ़ी। तो इसके साथ हमारा हिंदी बंगाली लिटरेचर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट मॉडर्न जो पार्ट 2 आएगी उसमें हम बाकी सारे रीजनल लैंग्वेजेस किस तरह से डेवलपमेंट होती है, उनमें कौन कौन से राइटर इन्फ्लुएंस करते हैं उस रीजनल लैंग्वेजेस की डेवलपमेंट के लिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। टाटा बाय बाय, टेक केयर।